नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। आइए पढ़ते हैं हम इसका परिचय। कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी संशोधन विधेयक 2011 के आधार पर पारित किया गया अधिनियम है, जिसमें 29 अध्याय, 470 धाराएं तथा 7 अनुसूचियां हैं, जबकि इसके पहले कंपनी अधिनियम 1956 में कुल 658 धाराएं तथा 5 अनुसूचियां थी। इस प्रकार वर्तमान अधिनियम में 188 धाराएं कम कर दी गई है तथा अनुसूचियों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य कंपनियों से संबंधित विधि को पूर्ण रूप से संशोधित तथा समेकित करके ऐसी व्यवस्था तैयार करना था जो वर्तमान विश्व व्यापार व्यवस्था के अनुरूप उद्यमियों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके तथा विश्व व्यापार से उद्भूत उनको विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर सके। अब कंपनी का अर्थ जानते हैं हम। कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति 2 लैटिन शब्दों कम और पेबिस के मेल से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः साथ-साथ तथा रोटी है। कंपनी की परिभाषाएं। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने कंपनी शब्द की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार से दी है, जिसमें मुख्य रूप से कई परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम एक परिभाषाएं पढ़ेंगे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो प्रोफेसर हेनी के द्वारा बताई गई है। एक निगमित संघ जो एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसे विधि द्वारा एक शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मोहर के साथ अलग इकाई बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ 2013 सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी है। उपरोक्त जो बहुत सारी परिभाषाएं थी, उनमें से जो 1-2 हमने पढ़ी, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वास्तविक कारोबार जीवित व्यक्तियों द्वारा कुछ जीवित व्यक्तियों के हित या लाभ के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी के अनिवार्य तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंपनी। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विद्वानों ने कंपनी शब्द को परिभाषित करते समय उसके विभिन्न वैधानिक पहलुओं पर विशेष बल दिया है। इस आधार पर निगमित कंपनी के कुछ मूलभूत तत्वों का उल्लेख करना आवश्यक है। कंपनी के आवश्यक तत्व निम्नानुसार है। नंबर 1, विशिष्ट कॉरपोरेट अस्तित्व। किसी निगमित कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि निगमित होने के पश्चात उसे स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, जो उन सदस्यों से भिन्न होता है जिन्हें उस कंपनी का निर्माण किया है। विधि की दृष्टि से कंपनी को वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप वह स्वयं के नाम से संपत्ति का क्रय विक्रय, संविदा तथा अन्य व्यवहार स्वतंत्र रूप से कर सकती है। कंपनी अपने व्यवहारों के लिए सामान्य व्यक्तित्व की भांति स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी है। इसी कारण से उसे कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। निगमित कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होने का एक लाभ यह भी है कि उसके अंशधारी कंपनी के व्यवहारों के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होते हैं। किसी भी अंशधारी या सदस्य की मृत्यु या उसके दिवालिया हो जाने पर कंपनी का अस्तित्व यथावत बना रहेगा तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। इसमें एक केस है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 का है। नंबर 2 जो है शाश्वत अधिकार। निगमित कंपनी का एक अन्य आवश्यक तत्व यह है कि उसका अस्तित्व चिरस्थायी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी के अंश अंतर्निहित होने के कारण चाहे उसके सभी सदस्य बदल जाए, परंतु कंपनी का अस्तित्व यथावत बना रहेगा। दूसरों शब्दों में यह कहा जा सकता है
कि किसी कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या अंश अंतरण से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह अपना मूल अस्तित्व यथावत बनाए रखती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि कंपनी दीर्घकालिक बनी रहती है तथा लंबे समय के लिए व्यापार संबंधित सुविधापूर्वक कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार निगमन की तिथि से ही कंपनी को शाश्वत अधिकार प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, शेयरों का हस्तांतरणीयता। कंपनी के सदस्यों अंशधारियों को उसके वास्तविक व्यवस्था या कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है। इसी प्रकार कंपनी का प्रबंध कार्य संचालन निर्देशकों के हाथ में होने के कारण सामान्य जनता को कंपनी के अंशधारियों को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता से कोई सरोकार नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त किसी भी कंपनी में लगाई गई उसके परिसमापन वेंडिंग अप के पूर्व नहीं निकाली जा सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि कंपनी के अंशों के अंतरण से उसके अस्तित्व या प्रबंधन पर किसी प्रकार का विपरीत परिणाम नहीं पड़ता है तथा अंशधारी अपने अंश किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करके कंपनी की सदस्यता से मुक्त हो सकते हैं। सन 1993 में कंपनी संशोधन अधिनियम द्वारा अंश अंतरण की प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं सरल बनाया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 यह सिद्धांत प्रदान करती है कि सदस्यों द्वारा रखे गए शेयर चल संपत्ति है तथा लेख द्वारा प्रदान किए गए तरीकों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। नंबर 4 है मुकदमा करना या मुकदमा करने की क्षमता। विधि की दृष्टि से वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त होने के कारण कंपनी अपने नाम से न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है या उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कंपनी को वाद दायर करने का अधिकार तथा उत्पन्न होता है जब कंपनी को कुछ नुकसान होता है, यानी कंपनी संपत्ति या कंपनी के व्यक्तित्व को इसलिए कंपनी परिवाद या अन्य बदनामी में नुकसान के लिए वाद दायर कराने की हकदार होती है। नंबर 5 है सीमित दायित्व। कंपनी में सीमित दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करके अंशधारियों के हितों की रक्षा की गई है। निसंदेह है यह कंपनी व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। सीमित दायित्व का आशय यह है कि कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों को अधिक से अधिक हानि उनके अंशों पर देय धनराशि तक ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं। फलतः कंपनी में पूंजी लगाने वाले उतने नहीं हिचकिचाते जितने कि अन्य व्यापारिक संस्थाओं में लगाने के लिए हिचकिचाते हैं। उल्लेखनीय है कि सन 1857 में पूर्व कंपनियां केवल असीमित दायित्व के सिद्धांत के अनुसार ही स्थापित की जा सकती थी, लेकिन सन 1957 के जॉइंट स्टॉक कंपनी अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम सीमित दायित्व के सिद्धांत को विधिक मान्यता प्राप्त हुई है। नंबर 6 है इसमें सामान्य मोहर कॉमन सील। प्रत्येक कंपनी का एक सर्वमुद्रा होता है जो विधिक एवं सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक है। कंपनी के निगमन के साथ ही उसके सार्वमुद्रा के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। कंपनी के अंशधारी उनके स्थानों पर रहते हैं। इस सार्वमुद्रा को अंकित किए बिना कंपनी के किसी भी अनुबंध, प्रलेख अथवा अन्य परिपत्रों को विधिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। कंपनी में प्रतिनिधित्व व्यवस्था होती है। उसका कार्य संचालन अंशधारियों की ओर से कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो संचालक कहलाते हैं। कंपनी की सार्वमुद्रा का बहुत महत्व है। यह कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर के रूप में कार्य करती है, चूँकि कंपनी का कोई भौतिक रूप नहीं है, इसलिए वह अनुबंध पर अपना नाम नहीं लिख सकती। कंपनी का नाम सार्वमुद्रा पर उत्कीर्ण होना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या है? कंपनी एक कृत्रिम या विधिक व्यक्ति है जो विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि दान, कला, अनुसंधान, धर्म, वाणिज्य या व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विधि द्वारा बनाई जाती है। कंपनी के पास भी जैसे एक प्राकृतिक व्यक्ति के पास समान अधिकार होते हैं और उनके समान दायित्व होते हैं, लेकिन उसका न कोई दिमाग होता है और न ही कोई शरीर होता है। धन्यवाद।